अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेशनल एमएस एकेडमी। और आज सेकेंड वीक है और सेकेंड वीक में टेस्ट नंबर 2 है। और ये वर्क इन एनर्जी का जो चैप्टर है फिजिक्स का, अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो सिलेबस है उसके मुताबिक हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। और आप लोगों ने टेस्ट दिए हैं, जस्ट इसकी डिस्कशन रह गई है। सो नेशनल एमएस एकेडमी है कि इस डिस्कशन क्लास में हम बिना टाइम वेस्ट करके जाएंगे डायरेक्टली फिजिक्स के डिस्कशन के लिए। सो एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ जाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एनर्जी। एनर्जी के मुतालिक इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। एमसीक्यूज कह रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एनर्जी। सो फर्स्ट वन है कि स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट, फर्स्ट वन ऑप्शन है कि स्केलर क्वांटिटी। सो ये करेक्ट है। एनर्जी हमारे साथ स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स जो है वो कांस्टेंट है। स्टूडेंट अपने साथ लिख ले कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, बट वो जो है हमेशा की तरह वो कांस्टेंट होगी। सो एनर्जी जो है हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर। इस क्यों क्वांटिटी की तरह जगह में क्यों लिखता हूं? ओके, दूसरी चीज कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। एनर्जी जो है वो कभी भी हमारे साथ चेंज नहीं हो सकती, ये हमेशा कांस्टेंट होगी। बात की समझ आ रही है? एनर्जी कांस्टेंट होगी। सो एनर्जी ऑफ यूनिवर्स जो है वो कांस्टेंट है। मैं कांस्टेंट लिख रहा हूं, सो इसका मतलब है कि यूनिवर्स की एनर्जी का क्या है। ओल्ड यूनिट जो है वो कैलोरीज है और ब्रिटिश थर्मल यूनिट बीटीयू। बीटीयू का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। सो ये दोनों जो है कैलोरीज की ओल्ड यूनिट है। एनर्जी की जो कैलोरीज है और बीटी दोनों ओल्ड यूनिट है। बात की समझ आ रही है? दोबारा सुन ले, कह रहे हैं कि एनर्जी के मुतालिक कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो स्केलर क्वांटिटी है, यह भी तो करेक्ट है। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स जो है वो कांस्टेंट है। यस, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कांस्टेंट है। और सो ओल्ड यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? कैलोरीज है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी है। So student, all of the following option is correct. ये रट्टे वाली एमसीक्यूज थी, बट ये है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दिया। चलो जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। A body is in rest. एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में है। रेस्ट में कौन से बॉडी होते हैं देख ले। जब बॉडी रेस्ट में हो, ये ओके, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिखता हूं। देख ले स्टूडेंट, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, जब कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में हो, देन लिख ले डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू 0। ये मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं, आप लोग लिख ले डिस्टेंस कवर्ड। मैं लिख भी लेता हूं, आप डिस्टेंस कवर्ड, उसका जो डिस्टेंस है वो भी किस के बराबर होगा? 0 होगा। जब डिस्टेंस 0 है तो बताए स्टूडेंट उसके अंदर कभी स्पीड पॉसिबल है? देखिए स्टूडेंट जब डिस्टेंस 0 हो, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। डिस्टेंस कवर्ड 0 होता है और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड जो है वो भी 0 के बराबर होता है। सो स्पीड किस चीज के बराबर होगी? जब डिस्टेंस नहीं है तो स्पीड भी हमारे साथ किस, जब हम स्टडी करते हैं ना कि डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, सो डिस्टेंस 0 है तो नीचे टाइम है तो ये भी 0 हो गई। सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे।
क्या है, 0 होगी। बात की समझ आ गई एक चीज। दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज इक्वल टू 0। जब बॉडी रेस्ट में हो तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होता ना, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता। सो वेलोसिटी जो है वो भी 0 होंगे, वेलोसिटी भी 0 होगी इंशाल्लाह, कोई भी नहीं होगी इसकी वेलोसिटी। जी, जिसने ऑप्शन लिखा है, आप लोग मोमेंटम लिखते हैं, मैं बताऊंगा क्या है। सही है, वेलोसिटी 0 के बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वेलोसिटी भी 0 के बराबर होगी। दो चीजें तो लिख लिए। मोमेंटम, मोमेंटम आ गई। तो स्टूडेंट मुझे बताए मोमेंटम किस चीज के बराबर है, P इज इक्वल टू mv। जब वेलोसिटी 0 है तो आप लोगों के साथ मोमेंटम पॉसिबल है, सो मोमेंटम भी हमारे साथ 0 होगी। मोमेंटम क्या होगी, 0। अच्छा, एनर्जी रह गई, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, लेकिन पॉसिबल है कि उसके पोटेंशियल एनर्जी तो पॉसिबल है ना, इसमें पोटेंशियल एनर्जी इसकी पॉसिबल है ना। बात की समझ आ रही है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल 0 होगी। जब बॉडी रेस्ट में हो तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। हाँ, मोमेंट पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें। इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, इसको आप लोगों ने लिख लिया है, मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए। ईमान फातिमा मैं डिस्कस करूंगा, यहां लिख लिया, यहां तक लिख लिया, इसको मैं रेस कर रहा हूं। चलो जी, ये एक टावर है, इसकी लंबाई जो है वो लेट सपोज 10 मीटर है। यह एक बॉडी हमने रखी है, सही है, ये अर्थ है, यहां से ये टावर है अर्थ के ऊपर। सो ये जो बॉडी है इसके पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरह मालूम करते हैं, आप लोगों के साथ एक फेमस इक्वेशन है mgh। इसका लेट सपोज वेट है 10 ग्राम। ये तो यहाँ पर रखी हुई है, इसकी इस इक्वेशन के थ्रू आप इसका पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मालूम कर रहा हूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, मास कितना है 10 ग्राम, मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, किलोग्राम है। सो हम इसको किलोग्राम में लेंगे, ये 10 किलोग्राम लेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसान हो समझना। उनकी फिजिक्स का क्लास है, यूनिट के साथ भी एहतियात करनी होगी। ये किलोग्राम ले ले, 10 किलोग्राम इसका वजन। सो ये 10 किलोग्राम हो गई। जी की वैल्यू आप लोगों को पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हाइट भी 10 मीटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे साथ बराबर होगी 1000 जूल। अब समझ आ गई, समझ आ गई आप लोगों को, या आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आई। तो कोई भी बॉडी रेस्ट में हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हो सकती है ना। जब वो रेस्ट पे ना हो तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, मोमेंटम भी होगा, स्पीड भी होगा। यहां तक समझ आ गई। सर अगर कोई बॉडी हाइट पे ना हो तो क्या उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, बताइए मुझे। इनर्शिया क्या होता है, अगर हाइट पर नहीं, स्टूडेंट जब जमीन पर होगी तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि रेस्ट में है तो आप ये कहेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल। एमसीक्यूज को तो देखिए ना, अ बॉडी एट रेस्ट में है का मतलब क्या है, पॉसिबल है कि कौन सा होगा, एनर्जी पॉसिबल है। मोमेंटम तो पॉसिबल नहीं है ना कहीं पर भी, स्पीड भी कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है, वेलोसिटी भी कहीं पर पॉसिबल नहीं। आपसे कह रहे हैं में है। सो ये किस लिए है, जब हाइट पर होगी
ऑप्शन है ना, मोमेंटम कहीं पर भी जीरो से ग्रेटर नहीं होगा, स्पीड भी यही, वेलोसिटी भी यही, तो आप समझोगे ना। मैं है का ऑप्शन आप लोग के लिए लिखा है कि हाँ हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो जो हो सकती है तो वह एनर्जी है ना, पॉसिबल है एक जगह पे। चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू डैश। 1 किलोवाट आवर, बताए स्टूडेंट ये किसके बराबर है? शाबाश स्टूडेंट, ये जो है हमारे साथ इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट वन है। मैं हल करूंगा अभी। 1 किलो वाट आवर, किलो किसके बराबर है पता है आप लोग को? मैं यहां लेकर आता हूं 1 किलो जो है 10⁻³ के बराबर है। सो मैं लिख रहा हूं, ये प्रीफिक्स है, वाट अपनी जगह लिख रहा हूं, और ये कौन है? कमरान। ओके कमरान आपको भी। तीसरी चीज है आवर। 1 आवर कितने सेकंड के बराबर है? 3/600 सेकंड के बराबर है। चलो ये मैंने लिख लिया, अब इन चीजों को मैं रेस्ट कर रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अब इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं कि वाट, नहीं मैं वाट लास्ट में लिख लूंगा, ये पहले मैं ये चीज लिख रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, 10⁻³ क्रॉस 3600 क्रॉस वाट सेकेंड, बाहर के इससे आता है कि 3.6 क्रॉस 10⁻6 जूल। स्टूडेंट आप लोग के बुक में ये चीज लिखी हुई है कि पावर इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T, और W आपके साथ बराबर है P क्रॉस T। नो P जो है वो पावर है और T जो है उसमें सेकंड जब हम लेते हैं तो जूल के बराबर होंगे। सही है, ये जूल के बराबर है। सो ये 3 क्रॉस 10⁻6 जूल के बराबर हो गया। ओके स्टूडेंट आगे देख ले, आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे हो गया है। 1 मेगा, मेगा जानते हो ये भी एक प्रीफिक्स है, ये बराबर होता है 10⁻6। सो मैं यहां लिख रहा हूं 3.6 मेगा जूल। प्रीफिक्सेस आपके बुक में है, आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर ये तो पीएमसी सिलेबस में नहीं है। ये तो वो चीजें हैं जो आप लोग हर जगह पे यूज कर सकते हैं। बेसिक चीजें तो आएंगे, डायमेंशन भी आएंगे। अगर डायमेंशन पूछा गया एनएमडी केयर में तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि ये तो चैप्टर निकाला गया था उसमें। सही है, आगे जाए। किलोवाट डे इज द यूनिट ऑफ व्हाट? ये तो अभी इससे पहले हावर की जगह डे लिख लिया, टाइम है, टाइम की जगह आप सेकंड लिख सकते हैं, मिनट भी लिख सकते हैं, और साथ साथ आप हावर भी लिख सकते हैं, डे भी लिख सकते हैं, वीक भी ले सकते हैं, और मंथ भी ले सकते हैं, ईयर भी ले सकते हैं। किलोवाट डे, किलोवाट वीक, किलोवाट वगैरह वगैरह। तो ये है इसका मेथड। सो ये किसकी यूनिट है? अभी भी हमने किया एनर्जी। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। पर कांस्टेंट वेलोसिटी, स्टूडेंट इसमें एमसीक्यूज अपने साथ रिलेशन लिख ले, मैं इस एमसीक्यूज को बाद में सॉल्व करूंगा, पहले रिलेशन लिख ले। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ किसके बराबर होंगे? डायरेक्टली रिलेटेड टू मास। अगर आपसे कहा गया कि दो बॉडी है उसके वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बताएं इनकी काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होगा? मास उसका डिफरेंट है, तो आप लोग अपने साथ ये इक्वेशन लिख ले, K1 ना काइनेटिक एनर्जी 1, ये मैं इसको
काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m2। ये फार्मूले होंगे। बात समझ आ गई? अगर आपसे पूछा गया, ये फार्मूला अपने साथ नोट कर ले, मैं एरेज कर रहा हूं इसको, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले ले, चलो मैं एरेज कर रहा हूं, आप लोगों ने लिया होगा। अगर मोमेंटम कांस्टेंट कहा गया कि मोमेंटम कांस्टेंट है, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है। अच्छा जी, अगर एमसीक्यूज में पूछा गया कि दो बॉडी है उसके मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, टू बॉडीज है उसके मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, तो बताए उसके मास डिफरेंट है, तो बताए उनके काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन क्या होगी। सो स्टूडेंट ये भी आप लोग अपने साथ लिख ले, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1। ये रिलेशन अपने साथ नोट कर। चलो अब हम इस एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। ये एमसीक्यूज कह रही है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, बॉडी का मास जो है वो डबल कर लिया, तो बताए इसका काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो जब मास डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी प्राइम हो जाएगी 2 into 1/2mv²। सो काइनेटिक एनर्जी प्राइम बराबर हो जाएगी 2 into काइनेटिक एनर्जी। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। आपसे पूछते हैं कि टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दो कार है वो सेम डायरेक्शन पे मोशन कर रहे हैं। The mass of car 1 is m and that of the car 2 is half of the car 1। लिखते हैं। अभी मैं आप लोगों को इस एमसीक्यूज के समझ के लिए मैं एक रोड ड्रा करता हूं। ये एक गाड़ी है, इस तरह परफेक्ट तो मैं नहीं लिख सकता जिस तरह आप लोग बनाएंगे, बट मैं एक आइडियली आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा आइडिया ले ले। आपसे कहते हैं कि दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम है, कोई भी हो बट सेम है। एक का मास है m, ये फर्स्ट वन जो है कार 1, ये कार 1 है, कार 1, और ये कार 2 है। आपसे पूछते हैं कि इनकी वेलोसिटी सेम है। अभी थोड़ी से पहले हमने इस चीजों को पढ़ा था, अगर याद हो तो स्टूडेंट ये देख ले, कार 1 है और दोनों की वेलोसिटी सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। तो यहां तक समझ आ गई, मोशन कर रहे हैं। सो कार 1 का जो मास है वो m है। ये क्या लगा? थोड़ा सा ये m है, और कार 2 जो है उसका मास इस m के हाफ के बराबर है। स्टेटमेंट पढ़ ले, ये दो तीन चीजें अपने साथ नोट कर ले कि इनके मास इतने होंगे। चलो स्टूडेंट इसके बाद हम अब जाएंगे इसको वो करेंगे, अब फेमस इक्वेशंस के थ्रू जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी कार 1 टू कार 2 कह रहे हैं ना, तो 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, तो ये बराबर है कार 1 का मास कितना है m, कार 2 का मास कितना है m/2। तो स्टूडेंट अब इसकी भी जरूरत नहीं रही, इन दो को भी रिमूव कर ताकि हम प्रॉपरली इसकी सोल्यूशन कर ले। जहां समझ नहीं आती मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। सो m/m क्रॉस 2 ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये इस तरह लिखते हैं हम, m है सो 1/m/2, इस तरह है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं m क्रॉस 2/m। तो मैंने वही कर लिया। चलो स्टूडेंट, तो m आपस में कैंसल कर लेंगे, फाइनल आपके साथ 2 रह जाएगा। 2 के नीचे तो 1 होगा ना, ये तो हम
नॉर्मल लिखते हैं। सो रेशो आपके साथ आ जाएगा 2:1। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। जिसको समझ नहीं आई वो पूछ ले, मैं चैट बॉक्स देखता हूँ। सर वेक्टर के प्रॉब्लम करो प्लीज। वहीद मुस्तफा, ये क्लास है तो क्लास नहीं है, ये टेस्ट हुआ है, उसके डिस्कशन है, हम कर रहे हैं और क्लासेस भी हो रही है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो क्लासेस में ज्वाइन कर ले, उसमें आप लोगों को ये वेक्टर्स वगैरह जो चीजें हैं वो सर उधर आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये टेस्ट होता है, उसी के मुताबिक डिस्कशन होगी। सर ये चीजें तो समझ में आ रही है, लेकिन वहां ऐसे आसान एमसीक्यूज क्यों नहीं थे? आसान ही होते हैं, बस जस्ट ये होता है कि आप लोग वहां प्रेशर में होते हैं, कोई मुश्किल एमसीक्यूज नहीं होती वहां पर भी। चलो जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज। Two body having mass 70 kilogram and 30 kilogram respectively moving with constant मोमेंटम, कांस्टेंट मोमेंटम के साथ जा रहे हैं। ये कौन है? ये सर स्क्रीन नहीं आ रहा है, सो तो आपके साथ प्रॉब्लम होगा, सबको नजर आ रहा है और हमारे जो मेंबर है बैठे हैं टीम वो भी देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताते हैं, सबको शो हो रहा है। तो स्टूडेंट कहते हैं कि टू बॉडी हैविंग मास 70 किलोग्राम एंड 30 किलोग्राम मूविंग विद कांस्टेंट मोमेंटम। सो मोमेंटम तो कांस्टेंट है, जब मोमेंटम कांस्टेंट हो तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किस तरह लेंगे। स्टूडेंट देख ले, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2। सो काइनेटिक एनर्जी 1 मास के साथ इनवर्स रिलेशन होता है ना, तो देख ले काइनेटिक एनर्जी 1 जो है उसका मास कितना है? 70 किलोग्राम है, ये नीचे लेकर जाएंगे। और काइनेटिक एनर्जी 2 है, सो उसका मास हम इस तरह करेंगे, तो दोनों को जब पुट करेंगे तो 1/70 किलोग्राम किलोग्राम दोनों से मैं कैंसिल करता हूं, 1/30। तो स्टूडेंट इसको मैं रिलीज खत्म करता हूं ताकि स्क्रीन हमारे लिए साफ हो। और दूसरा जो वो है पेन टैब है जिसके थ्रू हम क्लास लेते, व्हाइट बोर्ड है, सो वो थोड़ा बड़ा है लेकिन वो क्लासेस के लिए यूज होते हैं। सो एमसीक्यूज है, इसके ऊपर हमने डायरेक्टली सॉल्व करने हैं। देख ले स्टूडेंट, आगे जाए। सो 1/70 और 30/1, सो इसके से बनता है 30/70। ये सेपर कैंसिल हो जाएंगे, सो 3/7 आ जाएगा और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 3:7। सो जिसने ऑप्शन बी पे क्लिक किया है वो कामयाब हो गए। नेक्स्ट एमसीक्यूज। A body is moving with the momentum of p। एक बॉडी है वो जा रही है मोमेंटम p के साथ, उसका मोमेंटम है p। If the momentum becomes double, अगर आपने मोमेंटम डबल कर लिया, then the percentage change in kinetic energy will be। स्टूडेंट एमसीक्यूज लेंथी है, अगर आप किसी और तरीके से करेंगे हम आपको शार्प छोटा सा ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? छोटा सा ट्रिक बताएंगे। कहते हैं कि मोमेंटम जो है वो डबल हो गई। सो जब डबल हो गई मतलब क्या है कि 100% इंक्रीज हो गई। डबल हो गई उसका मतलब है कि 100% इंक्रीज हो गई। सो कह रहे हैं कि if the momentum be increase 100%, then the percentage change in kinetic energy will be। सो इसके लिए फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी ऐसे हालात में मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज कर ले। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2p प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। स्टूडेंट आप देख ले, आप देख ले आपके साथ मोमेंटम क्या हो गया है? डबल हो गया, मींस 100% इंक्रीज हो गया है। सो जो परसेंटेज इंक्रीज हो गया है वो ऐड कर ले। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ बराबर हो जाएगी 2 into 100 प्लस p स्क्वायर है, सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 100 क्रॉस 100। किसी चीज का स्क्वायर हो तो उसका मतलब क्या होता है यार? तो स्क्रीन भी खत्म हो रहा है, तो जल्दी जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। डिवाइडेड बाय 100, 10 मिनट रह गए हैं क्लास में। सो ये 100 इसके साथ कैंसिल हो जाए। सो काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज आ गया 200
प्लस 100, सो 300% इंक्रीज आ गए। सो जिसने ऑप्शन डी पे क्लिक किया है वो कामयाब हो गया। ये लिख लिया अपने साथ फॉर्मूले। ये आप लोगों की बुक में भी एक एमसीक्यूज है कि 20% इंक्रीज हो गई, तो बताए कितने परसेंट इंक्रीज हो गई, उसमें भी पुट कर लो तो 44% इससे आएगा। ये लिख लो अपने साथ, शाबाश। आगे जाए। If the kinetic energy of 4 किलोग्राम बॉडी is 50 जूल, अगर 4 किलोग्राम बॉडी है उसकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है, व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम। सो मोमेंटम और उसके रिलेशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ये आप लोगों को याद है? अगर याद नहीं तो याद कर ले, ये फार्मूला यूज होगा। सो P हमारे साथ बराबर हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी। लिख ले, P बराबर हो जाएगा, वैल्यू पुट कर ले 2 क्रॉस 4 क्रॉस 50, स्क्वायर रूट ले ले, तो हमारे साथ ऑप्शन क्या आ जाएगा? शाबाश। ये 800 आता है, उसका स्क्वायर रूट ले ले। नहीं 400 आता है, वो नहीं आता, 800 नहीं आ रहा है, 400 आ रहा है। सो आंसर जो है आपके साथ 20 न्यूटन सेकेंड। ये ऑप्शन एमसीक्यूज उधर गलत पुट हुई थी, सही है। चलो स्टूडेंट्स आगे जाते हैं। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज ए, ये फॉर्मूले कहां पर है? बस ये तो आप लोगों को पता नहीं है, और आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, बस यहां से मिलते हैं। P के ऊपर 2 आता है, यस P स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ए, कोई बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी ए है, एंड द वेलोसिटी इज रिड्यूस टू हाफ, मास डबल कर लिया और वेलोसिटी हाफ कर ली, तो बताए फाइनल क्या आ गई? चलो जी, ये काइनेटिक एनर्जी है, लिखते जाए बार बार, स्टूडेंट देख ले, 1/2mv²। तो हम काइनेटिक एनर्जी प्राइम अगर कहेंगे तो इसमें जो 1/2 मास कितना हो गया, डबल कर लिया, और वेलोसिटी जो है वो हाफ कर ली, तो इसके ऊपर स्क्वायर कर ले। बाकी चीजें देख ले, जहां पर आप लोगों को समझ नहीं आ रही ना वहां पर पूछ लिया करो। तो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ बराबर हो जाएगी 1/2mv² और 2 क्रॉस 1/4। सो इससे आता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू a/2। ये जिसने, मैं दोबारा यहाँ से प्रॉपर लिखता हूँ, यहाँ तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा आप लोगों को। चलो स्टूडेंट, सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2a, ये इनिशियल तो a के बराबर है ना, ये इनिशियल तो a के बराबर है। सो आप लोगों के पास ये काइनेटिक एनर्जी 1/2, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। फातिमा, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो ये तरीका है, मैंने ये फार्मूला लिख लिया। बाय द वे, अगर आपको भी इशू हो तो हम आप लोगों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर देंगे, लेकिन टाइम हमारे साथ 6 मिनट रह गए हैं और 4 एमसीक्यूज रह गए हैं। A light in a heavy body have equal momentum। एक लाइट है मतलब उसका मास छोटा है, और एक हेवी है उसका मास ग्रेटर है, तो which one has greater kinetic energy? स्टूडेंट देख ले, जब मोमेंटम हमारे साथ कांस्टेंट हो, हमने पहले कई बार ये एमसीक्यूज करवाया, आज ये टॉपिक ही इस मोमेंटम और एनर्जी पे एमसीक्यूज थे आज। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे साथ इनवर्स रिलेटेड है टू मास। तो स्टूडेंट जिसके मास लो होगा जब मोमेंटम कांस्टेंट हो, तो यह मोमेंटम सेम है ना, मोमेंटम सेम है तो मतलब कांस्टेंट है, दोनों के लिए एक ही मोमेंटम है, तो मतलब यही है कि जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। सो जो लाइट बॉडी है उसका मास छोटा है, सो मोमेंटम उसका ज्यादा हो गया ना, काइनेटिक एनर्जी उसके ज्यादा हो गई, जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। Two bodies A and B having masses in the ratio of 3:1। दो बॉडी है, उसकी जो वो है क्या नेम है,
मासेस है उसके रिलेशन 3:1 है। पोजेस सेम काइनेटिक एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो मोमेंटम के दरमियान रिलेशन क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, जब काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, ये एमसीक्यूज रॉन्गली पुट हुई है, सही है, इसमें इसको ठीक नहीं किया गया है। सो मोमेंटम हमारे साथ बराबर हो, डायरेक्ट रिलेटेड होगा मास अंडर रूट। तो आपको कहते हैं कि P1 डिवाइडेड बाई P2 जो है वो है 3:1, उसका मास ये है। तो मैं इसको प्रॉपरली तरीके से बता रहा हूँ, चाहे एक एमसीक्यूज रह भी जाए, अगर रह गई तो बस रह गई एक एमसीक्यूज। M1 ये आज जो टाइम है वो शॉर्ट है क्लास की, सो M2 दोनों का स्क्वायर रूट ले ले, रेशो कितनी है 3/1, सो ये रेशो होगा अंडर रूट 3:1। सो इसमें ऑप्शन डी में अंडर रूट है लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है। बाय द वे आप लोग इसको लिख ले अपने साथ। सो इसमें ऑप्शन डी 1 करेक्ट, जो जिसने अगर सॉल्व भी किया ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो उसको मार्क्स मिलेंगे इसके। चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज। Which of the following is non-renewable energy source? ये बुक की लाइन ली गई है, सो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज। बेसिक फॉर्म ऑफ बॉडी एनर्जी इन अ बॉडी, ये बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। टेस्ट में ये एमसीक्यूज मैंने करेक्ट की थी, वो एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर इसमें कौन सा ऑप्शन है, मैंने वो एमसीक्यूज उधर टिक किया है लेकिन ये इधर टिक नहीं हुई है कि बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अ बॉडी, यहाँ एनर्जी है। ये एमसीक्यूज वहां टेस्ट में करेक्ट है लेकिन यहाँ पर डिस्कशन क्लास में इसको टिक नहीं। एनर्जी बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी इन बॉडी, ये 2 पॉइंट इसमें नहीं लिखे। सो 2 है, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। बात की समझ आ रही है? ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। सो ये था आप लोगों का फिजिक्स का डिस्कशन जो हो गया। तो बताए मुझे, जिसको जहां पर भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं, अभी भी क्लास के बाद भी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। ग्रुप तो बंद है, ग्रुप क्योंकि एक मैसेज कर लेता है, हजार किस किस्म के मैसेज करते हैं, सो ग्रुप को हम लोगों ने बंद किया है। यहाँ पूछ सकते हैं, पर्सनल में किसी भी टीचर को मैसेज करके चीजें पूछ सकते हैं। बताए कोई प्रॉब्लम हो, शाबाश, हमारे साथ अभी भी 2 मिनट 13 सेकेंड अभी भी है इस क्लास में। चलो जी पूछ ले, शाबाश पूछ ले, किसी भी एमसीक्यूज में आपको प्रॉब्लम हो शाबाश पूछ ले। सो ये था फिजिक्स का डिस्कशन। आप लोग पूछते नहीं है तो हम फिर वाइंड अप कर लेंगे, एंड अप कर लेंगे इस क्लास को, और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का एक क्लास है वो रह गया है, उसको करेंगे। वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा क्योंकि उसके डिस्कशन में बहुत ज्यादा चीजें होंगे। तो चलो जी हम एंड अप करते हैं और खुश रहे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।